ओके गाइस, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और स्क्रीन आपको नजर आ रही है। Yes, sir. यस सर। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है क्वेश्चनियर डिजाइन के हवाले से, कि जब आप क्वेश्चनियर बना रहे होते हैं तो क्वेश्चनियर डिजाइन करते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, राइट। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं आपको बता रहा है कि सबसे पहले हम क्वेश्चनर डिजाइन को डिस्कस करेंगे। इसमें इंटर रिलेटेड स्टेप्स होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात होगी, डिफरेंट यानी कि फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन की, और कैसे इनको यूज किया जा सकता है। फिर जो रीवर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चंस के, कि उन क्वेश्चंस को मतलब किस तरीके से आपने रिकॉग्नाइज करना है या उनको रीवर्ड करना है, यानी कि उनकी वर्डिंग को चेंज करना है, ठीक है ना। और इस तरह सीक्वेंसिंग के हवाले से बात करेंगे, क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, क्वेश्चंस के अंदर जब रिस्पॉन्सेज होते हैं उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। देन क्वेश्चनियर के लेआउट के ऊपर बात करेंगे और हम प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनियर के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। मेरी आवाज़ आप लोगों को जो है वो क्लियर आ रही है, कम आ रही है या क्लियर आ रही है? तो दैट्स फाइन। अगर किसी को कम आ रही है तो मुझे बता दें ताकि मैं उसको थोड़ा सा ना जो है वो वॉल्यूम बढ़ा दूँ। ओके, सबसे पहले तो ये है कि क्वेश्चनियर होता क्या है एक्चुअल में। ओके, सबसे पहले देखिए क्वेश्चनियर क्या है। क्वेश्चनियर के अंदर जो है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, यानी कि क्वेश्चनियर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे पास जो है वो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है डेटा जनरेट करना, यानी कि जब आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते हैं, तो आप एक क्वेश्चनियर डेवलप करते हैं और उस क्वेश्चनियर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसके अंदर यानी कि ग्रामेटिकली वो जो सेंटेंसेस होंगे वो क्वेश्चंस होंगे, बल्कि उसमें स्टेटमेंट्स भी होते हैं। ग्रामेटिकली दे आर नॉट क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस का आपको पता है कि ग्रामर का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके एंड में क्वेश्चन मार्क भी लग रहा होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चनियर के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस ही हों, स्टेटमेंट भी होते हैं, उनको हम क्वेश्चंस ही, रिसर्च की लैंग्वेज में उनको हम क्वेश्चंस ही समझ लो कि तस्वुर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, अच्छा क्वेश्चनियर की स्पेलिंग प्लीज देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है वो क्वेश्चनियर की स्पेलिंग को भी गलत लिख रहे होते हैं। प्लीज बी केयरफुल whenever you write the spelling of questionnaire, you have to be careful about this spelling, QUESTIONNAIRE questionnaire। ओके फाइन। अब क्या कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा है कि क्वेश्चनियर डिजाइन जो है तो उसके अंदर किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, ठीक है। क्या उसके अंदर आपके पास जो है वो डिफिकल्टीज हो सकती हैं, तो वो आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चनियर्स की सूरत में, क्वेश्चंस की सूरत में ही आपको प्रैक्टिकली जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन बताया गया, कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट अपीयर्ड इन अ मेल क्वेश्चनियर फ्रॉम एन प्रिज्यूमेबली एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर, ठीक है ना। एक ऐसा रिसर्चर जिसको जो है वो आप ये अस्यूम कर रहे थे कि वो काफी एक्सपीरियंस रिसर्चर है, उसने ये क्वेश्चनियर बनाया और ये मेल के थ्रू आपको रिसीव हुआ, ठीक है, डाक के थ्रू रिसीव हुआ। क्वेश्चन क्या देखिए, कहता है डू यू कंसीडर द मैनी मार्केटिंग रिसर्च टेक्स्ट एडिकेट फॉर मोस्ट ऑफ योर बिजनेस मेजर्स एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। डू यू कंसीडर, क्या कह रहा है, डू यू कंसीडर the many marketing research texts educate for most of your
बिजनेस मेजर एट द अंडर ग्रेड लेवल, ठीक है। यानी कि आप जो मार्केटिंग रिसर्च का जो टेक्स्ट है वो एडिकेट है आपके बिजनेस मेजर्स के लिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का क्या मतलब होता है, बीबीए के लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मार्केटिंग रिसर्च का जो टेक्स्ट है क्या वो एडिकेट है, मुनासिब है, क्या आप इसको कंसीडर करते हो कि ये मुनासिब है, ठीक है ना। तो कहता है कि इफ यस सॉरी यस और नो, और इफ नो ब्रीफली व्हाई नो, ठीक है ना। तो ब्रीफली बताओ कि क्यों ये नहीं। अब ये इसके अंदर जो है वो काफी यानी कि ये लॉन्ग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कहते हैं व्हाट डू यू थिंक, इजी और डिफिकल्ट टू आंसर। तो ये इजी है इसको आंसर करना या डिफिकल्ट है, क्योंकि देखें समटाइम्स ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो अब जैसे कि इसके अंदर अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लें कि जिनको समझना जो है वो थोड़ा सा क्लियर ना हो, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं मैनी। अब मैनी का यहाँ पर जो है वो क्या मीनिंग है, कितने कितने ज्यादा, ठीक है। और एडिकेसी का क्या लेवल है, अगर वो कह रहा है कि एडिकेट है तो एडिकेसी का लेवल क्या है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ योर बिजनेस, तो मोस्ट का क्या है, यानी कि मतलब इसमें ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो कि अगर केयरफुली उसको अगर आंसर देना चाहेगा कोई भी शख्स तो उसको पहले ये समझना होगा कि भाई जो रिसर्च टेक्स्ट यहाँ पर मौजूद है उसमें से मैनी से क्या मुराद है, ठीक है, कितना, राइट। या तो वो एक जर्नल सा होना चाहिए था कि जो रिसर्च टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं वो एडिकेट है या नहीं है। अब कुछ एडिकेट हैं कुछ नहीं है, या ठीक है ना, मैनी उसमें से एडिकेट है बाकी नहीं है, ठीक है। और वो एडिकेट जो है वो एडिकेसी का लेवल क्या है कि किस लेवल के स्टूडेंट के लिए वो एडिकेट है, इसके लिए नहीं है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस क्वेश्चंस, क्योंकि एक इतने से क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें डालने के बाद इसको एक तरह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो जब किसी क्वेश्चन को आप कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो सामने वाला उसका आंसर तो देगा, लेकिन उसने किस चीज को मेन फोकस करते हुए आंसर दिया है वो आपको नहीं पता, ठीक है। और जब उसका फोकस एक पर्टिकुलर चीज पे होगा, आपने दो तीन चीजों को उसके अंदर डिस्कस कर लिया, पर्टिकुलर चीज पे उसका फोकस होगा, तो फिर आपके जो है ना चीजें, यानी कि जो आपको आंसर मिल रहा होगा, जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होगा अपने रिस्पोंडेंट से, वो प्रॉपर नहीं होगा, आप खुद भी अनक्लियर हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये इशू है, राइट, कि ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, राइट। अब क्या कह रहा है कि इसका मसला किसके ऊपर आएगा, डेटा के ऊपर। जैसे कि अभी मैंने कहा कि अगर सही तरह से क्वेश्चन कम्युनिकेट नहीं होगा तो क्या होगा कि आपको रिस्पॉन्स सही नहीं मिलेगा, और अल्टीमेटली जो आपके पास डेटा आ रहा होगा वो डेटा एक्यूरेट नहीं होगा। तो डेटा एक्यूरेसी के ऊपर मसला क्या कह रहा है, इट मस्ट कम्युनिकेट टू द रिस्पोंडेंट व्हाट रिसर्चर इज आस्किंग, यानी कि जो चीज आप एज अ रिसर्चर क्लियरली जो भी चीज पूछना चाहते हैं वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो, आपका जो रिस्पोंडेंट है वो प्रॉपरली समझ जाए कि भाई कहना क्या चाह रहे हो, पूछना क्या चाह रहे हो। इट मस्ट कम्युनिकेट टू द रिसर्चर व्हाट द रिस्पोंडेंट हैज सेड, और जब रिस्पॉन्स दिया जाए तो रिस्पोंडेंट की जो बात है वो भी रिसर्चर के समझ में आ जाए, यानी कि दोनों तरफ से जो है, यानी क्वेश्चन पूछने वाले का क्वेश्चन समझ आ जाए आंसर देने वाले को, और आंसर देने वाले यानी कि रिस्पोंडेंट को, यानी कि रिस्पोंडेंट का आंसर जो है वो रिसर्चर को समझ में आ जाए। तो ये टू वे कम्युनिकेशन, दोनों तरफ से जो है वो चीजें क्लियरली कम्युनिकेट होनी चाहिए, अदरवाइज जो है वो डेटा की एक्यूरेसी नहीं होगी, और जिस डेटा, अगर इस तरह का डेटा जो कि एक्यूरेट नहीं होगा उसकी बेस पे अगर रिसर्च की जाएगी तो फिर उसके रिजल्ट्स भी जो है वो रिलायबल नहीं होंगे, जो कि रिलायबिलिटी होना जो है वो रिसर्च के अंदर एक बहुत बड़ा इशू होता है। अब क्या है सोर्सेज ऑफ डिस्टॉर्शन, ठीक है ना। डिस्टॉर्शन भी आती है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, यानी कि जो प्रॉपरली आप जो चीज आप कहना चाह रहे हो, जो बात आप कहना चाह रहे हो, अगर वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे डिस्टॉर्शन, ठीक है। कहते हैं कि स्लोपी क्वेश्चनियर कैन लीड टू अ ग्रेट डील ऑफ डिस्टॉर्शन। जिस क्वेश्चनियर के अंदर प्रॉब्लम्स होंगे वो क्या करेगा, वो डिस्टॉर्शन पैदा करेगा, यानी कि आपकी जो वॉइस है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं होगा, तो कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है, ठीक है। द एंट्री ऑफ एन इंटरमीडिएरी,
or the interviewer into the communication channel can also distort the questionnaire. इसके अलावा एक और भी इशू होता है, वो इशू होता है अगर यार एक तो आपने सही नहीं बनाया हुआ, ठीक है ना, वो प्रॉपर्ली उसकी लैंग्वेज वगैरह नहीं है तो उसमें डिस्टॉर्शन आएगी। सेकेंडली क्या मसला होगा कि अगर आप किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हो, यानी कि क्वेश्चनियर आपने बनाया, उसको कलेक्ट करने कोई और चला गया या इंटरव्यू लेने कोई और बंदा चला गया, तो क्या होगा कि जिस तरह से आप कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो उस स्पिरिट के साथ, उस एसेंस के साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो सामने वाला होगा उसको जो क्वेश्चन जिस तरह आप पूछना चाह रहे थे उस तरह वो नहीं पूछ पाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि इसके अंदर आ जाएगी डिस्टॉर्शन, ठीक है। और यानी कि वो सिंपल सी बात है कि ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली ये क्या क्वेश्चन है, और फिर जब रिस्पोंडेंट प्रॉपरली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो अल्टीमेटली वही वाला इशू आ जाएगा कि वो उसका आंसर भी सही नहीं दे पाएगा, रिस्पॉन्स भी सही नहीं कर पाएगा, और डेटा में इशू हो जाएगा। तो डिस्टॉर्शन का यानी कि एक तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो, दूसरा जब आप इंटरमीडिएरी को यूज कर लेते हो, थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन को किसी को इन्वॉल्व कर लेते हो, उससे भी काफी चीजों में फर्क आया। एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन डिजाइन एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपको देखना, डज ईच क्वेश्चन हैव मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म, कि भाई जो आपके जो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चनियर के अंदर, तो क्वेश्चनियर के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन क्या वो इसकी अप्रोप्रिएट फॉर्म में पूछा गया है या नहीं पूछा गया। तो फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, दो फॉर्म्स है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है और एक नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। ये आगे हम पढ़ेंगे इसको इसी स्लाइड, इसी प्रेजेंटेशन के अंदर। इज ईच क्वेश्चन रेलिवेंट एंड प्रॉपर्ली वर्डेड टू ऑब्टेन मीनिंगफुल वैलिड रिस्पॉन्सेज। तो जो क्वेश्चन है वो रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है, यानी कि जो आपका टॉपिक है, जिस चीज के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में आप डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उससे रेलिवेंट है या इररेलिवेंट क्वेश्चन जबरदस्ती का डाला है, ठीक है, और उसकी वर्डिंग जो है वो प्रॉपर है अंडरस्टैंड करने के लिए या नहीं है, यानी कि उसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है प्रॉपरली, वो ऐसा तो क्वेश्चन नहीं कि वो अंडरस्टैंडेबली प्रॉपरली ना हो, ठीक है जी। वजह क्या है, क्यों भाई इसकी जरूरत पड़ेगी कि रेलिवेंसी हो, प्रॉपर वर्डेड हो, ताकि आप उससे मीनिंगफुल और वैलिड रिस्पॉन्सेज जो है वो हासिल कर सकें, ठीक है। फिर कहते हैं इज द सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चंस लाइकली टू इंट्रोड्यूस एनी बायस। तो क्वेश्चंस के जो रिस्पॉन्सेज हैं उसकी सीक्वेंसिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। अगर सीक्वेंसिंग प्रॉपर नहीं होगी रिस्पॉन्सेज की, तो इसकी वजह से बायसनेस क्रिएट हो सकती है, ठीक है। कैसे क्रिएट होगी, तो वी हैव द एग्जांपल्स इन अपकमिंग स्लाइड्स के, उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से रिस्पॉन्सेज जो है उसके अंदर सीक्वेंस नहीं आ रहा, ठीक है ना, लैक ऑफ सीक्वेंस है, या सीक्वेंस बिल्कुल यानी कि इतना उसको खराब किया गया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद रिसर्चर जो है वो कोई प्रॉपर एक पर्टिकुलर एक आंसर लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इस वजह से उसने जो ऑप्शन है उसको नीचे कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वाली चीज है वो क्या, आर द लेआउट एंड अपीयरेंस ऑफ द क्वेश्चन कंड्यूसिव टू एक्यूरेट एंड इजी डेटा कलेक्शन। भाई जाहिर सी बात है कि जब आप क्वेश्चनियर को डेवलप कर लेते हैं, यानी कि इसका क्या मतलब है कि आपके पास क्वेश्चंस आपके डिसाइड हो जाते हैं कि हाँ मैंने अपने क्वेश्चनियर के अंदर ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड करने हैं, उसका वो स्ट्रक्चर्ड होंगे नॉन स्ट्रक्चर्ड होंगे, उसकी लैंग्वेज को आप रिवाइज कर लेते हैं, उसकी सीक्वेंसिंग को चेक कर लेते हैं। सब कुछ करने के बाद जो फाइनल आपका आता है वो आता है उसके अपीयरेंस के ऊपर, उसके लेआउट के ऊपर। लेआउट ऐसा हो कि जो कि मतलब यूँ समझ लीजिए कि वो आपको फैसिलिटेट करे कि आप एक्यूरेटली डेटा को कलेक्ट करो, और जो डेटा कलेक्शन है वो आपकी इजी भी हो जाए। इजी कैसे हो जाए कि जब आप ऐसी फॉर्म में बनाओगे क्वेश्चनियर को कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा आपके रिस्पोंडेंट्स के लिए, तो वो फौरी तौर पर जो है वो उसको फिल करने के लिए राजी हो जाएगा और प्रॉपरली वो एक्यूरेट डेटा भी प्रोवाइड कर देगा। अगर आपने क्वेश्चनियर का लेआउट भी गड़बड़ वाला बनाया तो फिर आपके डेटा कलेक्शन में इश्यूज आएंगे। इसलिए यू हैव टू कंसीडर, आपको एक तो ये कंसीडर करना होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो ये तो इस बात में तो काबिल होते हैं कि वो अच्छे क्वेश्चनियर बना लिए उन्होंने,
और बहुत रेलिवेंट भी बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसका लेआउट ऐसा बनाते हैं कि वो देखने वाला उसको देख के ही मतलब जो है वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि यार ये इसको कौन भरेगा, इतना अजीब सा बनाया हुआ है इसने। इसलिए आपका जो लेआउट है क्वेश्चन का वो भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जो आपका रिस्पोंडेंट है वो यानी कि हैप्पीली आपके क्वेश्चन को जो है वो रिस्पॉन्स करे, ताकि आपका रिस्पॉन्स रेट भी जो है वो इंक्रीज करे। अब जैसे कि हमने बात की थी पहले पॉइंट के अंदर कि स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की, तो इसमें देखिए आपके पास जो है वो नॉन स्ट्रक्चर्ड के नीचे क्या मौजूद है, नॉन स्ट्रक्चर के नीचे आपके पास मौजूद है ओपन एंडेड, ठीक है ना। समझ लीजिए नॉन स्ट्रक्चर्ड या ओपन एंडेड बेसिकली इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो नॉन स्ट्रक्चर्ड और ओपन एंडेड में क्या फर्क है, सॉरी नॉन स्ट्रक्चर्ड और ओपन एंडेड होते क्या है। तो नॉन स्ट्रक्चर्ड और ओपन एंडेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन के बाद आप कोई उसमें ऑलरेडी आपके ऑप्शंस वगैरह नहीं दे रहे होते, बल्कि आप ओपन ब्रैकेट छोड़ देते हैं या ओपन स्पेस छोड़ देते हैं। जब आप ओपन स्पेस छोड़ देते हैं तो इसका क्या मतलब है कि अब जो रिस्पोंडेंट को रेलिवेंट लगेगा, उसको जो समझ में आएगा वो अपने हिसाब से उसका आंसर लिखेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन या फिर अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, या फिर इसको हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है ना। ओपन एंडेड क्यों, क्योंकि ये आपकी मर्जी है, आप उसको के रिस्पॉन्स को लिमिट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप क्या कर रहे होते हो कि ओपन स्पेस दे देते हो, उस ओपन स्पेस के अंदर जो है वो रिस्पोंडेंट अपनी मर्जी से उसको आंसर लिख देते हैं। अब इसको आसान अल्फाज में यूं समझ लीजिए आप, जो कि इसका रिसर्च से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन समझाने के लिए कि देखो एक आपके पास होता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में क्या होता है, आपको 3 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, आपको वो ही सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो वो एक्चुअल में होता है स्ट्रक्चर्ड फिक्स रिस्पॉन्स। आपको फिक्स रिस्पॉन्स दिए 3 या 4, इसी में से आपको लगाना, या 2 दे दिए यस नो या ट्रू फॉल्स दे दिए, ये सब फिक्स रिस्पॉन्स कहलाता है, तो ये स्ट्रक्चर्ड है। और जबकि आपसे जो है वो ना जो अदर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसको आप लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कहते हो, तो उसमें सवाल पूछते हैं और फिर इसके बाद जो है वो आपकी मर्जी होती है कि आप उसका जितना भी आंसर आप लिखें, लेंदी आंसर लिखें, जो भी है, ये आपको एक लिमिट दे देता है कि आप कितने पेज में लिखते हैं जो भी है, लेकिन बहरहाल उसमें अच्छा खासा यानी कि आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसको आंसर खुद से कर रहे हैं। आपको लिमिटेड रिस्पॉन्सेस नहीं दिए जाते, आपके रिस्पॉन्सेस को लिमिट नहीं किया जाता। तो जहाँ पर लिमिट किया जाएगा रिस्पॉन्सेस को तो उसको कहा जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स या क्वेश्चंस, और जहाँ पे लिमिट नहीं किया जाएगा, फिक्स नंबर ऑफ आपको रिस्पॉन्सेस दिए जाएंगे, आपको लिमिट कर दिया जाएगा कि आपको यहीं तक जो है वो आपको आंसर देना, यही आपके पास ऑप्शंस हैं, तो उसको कहा जाएगा नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 टाइप के होते हैं। अब एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, पहले मैं देख लें, कंसीडर द फॉलोइंग इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल क्वेश्चन। हाउ ओल्ड आर यू, ओपन कर दिया। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट मॉर्निंग योर ओन होम, ठीक है। विल यू प्लीज डिस्क्राइब योर थॉट्स अबाउट अ पर्सन हु शॉपलिफ्ट्स आइटम फ्रॉम अ ग्रोसरी स्टोर टू कीप फ्रॉम गोइंग हंगरी, ठीक है। तो 3 आपको क्वेश्चन दे दिए और उसके अंदर आपको कोई आंसर देने में, कोई रिस्पॉन्स में आपको कोई लिमिटेड रिस्पॉन्सेज नहीं दिए गए, कोई ऑप्शंस नहीं दिए गए, बल्कि आपको ओपन दे दिया गया है, सही है ना। तो ये इसको कहा जाएगा नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पूछ के ओपन आपको स्पेस दे दिया गया, अब आप उसको आंसर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की एग्जांपल। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज योर एज फॉल, किस कैटेगरी में आपकी पर्टिकुलर जो है वो आपकी जो है वो एज फॉल करती है। लेस देन 18, 18 टू 30, 31 टू 45, 46 टू 60 और ओवर 60। अब ये देख लें, पहला वाला जो क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, और ये वाला है, दोनों में एज पूछ रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको ओपन ब्रैकेट दे दिया, ये ओपन एंडेड हो गया, ठीक है। या फिर इसको आप नॉन स्ट्रक्चर्ड कह लें, और ये आपका जो है वो फिक्स रिस्पॉन्स हो गया। इसके अलावा इसको हम क्लोज एंडेड भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चर्ड फिक्स्ड रिस्पॉन्स या क्लोज एंडेड, स्ट्रक्चर्ड फुल फिक्स्ड रिस्पॉन्स या क्लोज एंडेड, याद रख लीजिएगा। क्लोज एंडेड भी हम इसको
कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन को, तो ये क्लोज एंडेड आपको बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि वो खुद से मतलब जो है उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके उसके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अगर वो होता, अब इसमें जो है वो उसको फ्रीक्वेंसी करना पड़ता, कैसे करता, आपने बेसिक स्टैटिस्टिक्स में सीखा होगा कि क्या करता, टेली मार्क्स वगैरह लगा के और उसके बाद वो फिर क्लास इंटरवल्स बनाता और सब कुछ करता हो। यहाँ पर इसने क्या किया कि इंटरवल बना के ही क्वेश्चन पूछ लिए, तो हर इंटरवल में ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसकी थोड़ी सी मेहनत भी कम हो जाएगी, राइट। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी एज बताने में रिलेक्टेंट होते हैं, ठीक है, तो वो गलत एज लिख देगा या वो लिख देगा। इससे अच्छा है कि वो गलत लिखे, उसको आप ब्रैकेट दे दें, ब्रैकेट में अब 18 to 30 है, उसमें 12 साल का फर्क है, ठीक है। तो अगर वो यहाँ पर टिक लगा भी रहा होगा तो अब आपको नहीं पता कि वो मिनिमम पे है या मैक्सिमम पे। 30 वाला है, अगर उसने लगा दिया तो आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं या शायद वो 18, इसलिए बचत हो जाती है उन लोगों की विचारों की जो अपनी रियल एज बताना नहीं चाहते। बहरहाल ये सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया। अच्छा, स्ट्रक्चर क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो है वो डाइकोटोमस क्वेश्चन भी होते हैं। देखिए इसके अंदर क्या था, इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरी थी ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कैटेगोरिकल आंसर। डाइकोटोमस में क्या होता है, 2 होते हैं आपके पास। जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन हो, कोई ऐसा क्लोज एंडेड क्वेश्चन या फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जिसमें आपके पास 2 रिस्पॉन्सेज हों, ठीक है, 2 के बाद तीसरा ऑप्शन अवेलेबल ना हो, उसको डाइकोटोमस कहा जाएगा, ठीक है। यस नो, यस नो, ठीक है, ये डाइकोटोमस है। डू यू स्मोक सिगरेट्स, यस नो। हैव यू एवर वॉच्ड सीएनएन न्यूज़, यस नो, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है मल्टीपल कैटेगरी क्वेश्चंस। तो मल्टीपल कैटेगरी के अंदर वही वाली बात आ गई कि मल्टीपल कैटेगरी मैंने आपको स्लाइड नंबर 10 पे भी एक्सप्लेन किया था कि मल्टीपल कैटेगरीज है, तो वही वाली चीज आ गई कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसको मल्टीपल कैटेगरीज कहा जाएगा, यानी कि मोर देन वन। तो इन योर ओपिनियन विच प्रोडक्ट कैटेगरी इज द मोस्ट सूटेड फॉर मेकिंग परचेजेस ऑन द इंटरनेट, कि आपके हिसाब से कौन सी कैटेगरी जो है वो सबसे ज्यादा सूट करती है कि इंटरनेट के ऊपर जो है वो परचेजेस किया जाए, राइट। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। मल्टीपल कैटेगरी क्वेश्चन को कंटिन्यू किया गया। व्हाट डू यू लाइक अबाउट बैंक ऑफ अमेरिकाज ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, ठीक है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट बैंक ऑफ अमेरिकाज बैंकिंग सर्विस, मल्टीपल कैटेगरी क्वेश्चन तो है ही, ठीक है। इसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 मल्टीपल कैटेगरीज में 24 आवर सर्विस, ट्रांजैक्शन प्राइवेसी, नो नीड टू ट्रेवल, डू इट फ्रॉम होम, पेइंग बिल्स ऑनलाइन, नो नीड टू मेल बिल्स, अदर व्हाटएवर प्लीज स्पेसिफाई। अब यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के अंदर एक इशू है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को अभी आप देख लें थोड़ा सा, ठीक है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट बैंक ऑफ अमेरिकाज ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, जी। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें, अगर किसी को इसमें जो है वो कोई चीज डाउटफुल नजर आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। रीड कर लें इसको 2 मरतबा, आपको अंदाजा हो जाए इसमें कोई चीज डाउटफुल आपको नजर आ रही है। यस, अब्दुल वहाब, सर अब्दुल वहाब, आवाज आ रही है आपको? बताइएगा। ये कुछ लग रहा है आपको इसके अंदर कुछ क्वेश्चन में कुछ इशू लग रहा है? ट्रांजैक्शन प्राइवेसी। नहीं, मैं क्वेश्चन में इशू की बात कर रहा हूँ, प्राइवेसी का मसला नहीं। ये तो देखें आप ये देखें कि ये क्वेश्चन बनाया है किसी ने एज ए रिसर्चर। आप ये सोचें, मैं आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आप इसका जवाब दे रहे हो, ठीक है ना। सब्जेक्ट का जवाब नहीं देना, क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है। ये देखना है क्वेश्चन सही बनाया है या नहीं बनाया है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये चेक करना है। ये शख्सा
सर आर यू हियर? यस सर। जी, यस सर। क्या लग रहा है आपको? ये जगह बॉन्ड आना चाहिए। सर सही लग रहा है मुझे। सही लग रहा है तुम्हें? अच्छा जी। इकरा अशरफ, यस सर। जी क्या लग रहा है आपको? इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है? नो सर। नहीं लग रही है? नो सर, कोई नहीं। अच्छा अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज बताइएगा, इस क्वेश्चनियर में जो है देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट बैंक ऑफ अमेरिकाज ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, ठीक है ना। इसमें आपसे इसने आपको जो 1 2 3 4 5 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें कितनों पे टिक लगा सकते हैं? कितनों पे टिक लगा सकते हैं आप? जी अबू जैन, सर थोड़ा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। एक पर सर, एक पे बोलिएगा, मेरे पास हैंड फ्री नहीं लगी हुई है। मैं सर, एक पर एक पर लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन में कहा